हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग एडजेक्टिव के सेशन 6 में हैं, जिसमें यूजेज ऑफ एडजेक्टिव और डिटर्मिनर फॉर्म में कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो आप कोर्स देख रहे हैं, पहले आपसे चर्चा कर दूं कि जो आप कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है। जो भी कुछ टॉपिक इसके माध्यम से पढ़ेंगे एग्जाम से रिलेटेड वो अल्टीमेट होगा। याद रहे कि उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आउट ऑफ रेंज का चीज नहीं होगा। यह प्रॉमिस रहा एम के मिश्रा का। बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दें, ओरल, वर्बल और रिटन में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा। ओरल का अर्थ ये समझिएगा कि मौखिक प्रश्न तो ओरल होते ही हैं, लेकिन ओरल का सही अर्थ होता है रिलेटेड टू माउथ, कंसर्निंग टू माउथ। याद रखा जाए, मौखिक प्रश्न के लिए भी ओरल आता है, स्टेटमेंट्स के लिए ओरल आता है, लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ होता है रिलेटेड टू माउथ। अगर दांत में दर्द हो गया तो उसको भी लोग ओरल पेन कहते। किसी के गले में कैंसर हो गया, मुंह में कैंसर हो गया, तो उसको भी लोग ओरल कैंसर कहते। तो ओरल, ओरल बी ब्रश, एक ब्रांड देखे होंगे, तो ओरल बी मतलब मुंह साफ करने वाला ब्रश। तो ओरल का अर्थ हो गया रिलेटेड टू माउथ। ठीक कंट्रास्ट में वर्ड्स आते हैं वर्बल। तो वर्बल होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, ओरल रिलेटेड टू माउथ, वर्बल रिलेटेड टू वर्ड्स। ध्यान रखा जाए, ऐसा चर्चा में आता है, आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, उसमें वर्बल नॉन वर्बल देखते होंगे। तो वर्बल रीजनिंग में शब्दों का उलटफेर देखते हैं। लोग कहते हैं कभी कभी कि यहाँ कुछ वर्बल मिस्टेक है, मतलब कि शब्दों का कुछ मिस्टेक है। तो ऐसी स्थिति में वर्बल जो होता है वो शाब्दिक के रूप में यूज किया जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि आप ये धोखा खा लें कि वर्ब मतलब क्रिया और वर्बल क्रिया से संबंधित नहीं। वर्बल दैट इज रिलेटेड टू वर्ड्स। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता कि मॉडर्न इंग्लिश में वर्बल स्पीच के लिए भी, मौखिक के लिए यानी स्टेटमेंट्स के लिए भी हम बोलते हैं। लोग कहते हैं कि क्या जी उनको काट दिए हैं, तो नहीं, वर्बली बोल दिए हैं। तो याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में मौखिक स्टेटमेंट के लिए वो भी मॉडर्न इंग्लिश में वर्बल आता है। परंतु जहां एग्जाम की बात आने लगेगी, याद रखा जाए, ओरल दैट इज रिलेटेड टू माउथ और a statement or verbal that is related to words. And next I'm going to mention here that is a written. Written आप समझ गए होंगे, concerning to writing, concerning to writing। लिखित का बात करना हो तो ऐसी स्थिति में written आता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसके मॉडल पर विचार कीजिएगा। जब भी कभी ओरल का ऑपोजिट लिखना हो तो रिटन लिखेंगे, रिटन का ऑपोजिट लिखना हो तो ओरल लिखेंगे। एग्जाम में जब कंट्रास्ट कराता है तो वर्बल की एंट्री बीच में देता है, और याद रखा जाए कि ओरल के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, रिटन। कोई कहे कि आपका मौखिक जो स्टेटमेंट है आपके लिखित से बिल्कुल अलग है, योर ओरल स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर वर्बल स्टेटमेंट की रिटन स्टेटमेंट, तो ऐसी स्थिति में वर्बल का जगह नहीं होना चाहिए, यहां पर रिटन का प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओरल रिलेटेड टू वर्ड्स, सॉरी रिलेटेड टू माउथ और ओरल स्टेटमेंट, verbal related to words, and written concerning to writing,
और जब भी कभी रिटन का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो ओरल लिखेंगे, ओरल का ऑब्जेक्ट रिटन लिखेंगे, यहाँ वर्बल का प्रयोग नहीं होगा। और यही तीन जो हैं, इन तीनों में ध्यान दें, वर्बल को उल्टा यूज करके और क्वेश्चन करता है, बच कर रहिएगा। देखिए इससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ के माध्यम से बात करते हैं। देखिए ओरल कह रहा है कि डिलीवर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ और कंसर्निंग टू माउथ। ध्यान रखा जाए, मौखिक रूप से कुछ कहा गया उसको भी ओरल कहते हैं, और मौखिक यानी मुंह से संबंधित कोई हो तो भी ओरल है। कुछ हो करे कि ही इज गोइंग टू क्वालिफाई द ओरल टेस्ट, वो मौखिक एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहा, तो ऐसी स्थिति में द ओरल टेस्ट स्टेटमेंट सही है। ऐसे तो इसके लिए वाइवा का प्रयोग भी बेहतर माना जाता, ध्यान दी, लेकिन ये सही है। आगे करे वर्बल ऑफ और कंसर्निंग टू वर्ड्स, शब्दों से संबंधित, रिलेटेड टू वर्ड्स बोल रहा था मैं। याद रखा जाए तो यही है कि इसे शाब्दिक के अर्थ में यूज किया जाता है। ध्यान दिया जाए, यहां बात आया है कि वी शुड नॉट माइंड द वर्बल डिफरेंसेस इन दिस राइटिंग। इस राइटिंग में हमको शब्दों के उलटफेर को या शब्दों की गड़बड़ी को माइंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वर्बल का अर्थ वहां क्रिया नहीं हुआ, वहां क्या हुआ, शब्दों से संबंधित गलतियां, वर्ड्स की गलतियां। तो ऐसी स्थिति में वर्बल डिफरेंसेस का अर्थ हुआ शाब्दिक गलतियां। ध्यान रखा जाए तो शाब्दिक अंतर, शब्दों का अंतर, वर्ड्स का अंतर, तो ऐसी स्थिति में हम वर्बल सही यूज किए। डिफरेंसेस इन वर्ड्स नॉट इन सेंस, यहां शब्दों का उल्टा है, शब्दों में उल्टा है, न कि सेंस में उल्टा है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस वर्बल पजल, ये शब्दों का उलटफेर वाला जो पजल है मैं नहीं बना सकता। रीजनिंग में तो आप वही काम करते, वर्बल पजल सॉल्व करते। तो याद रखा जाए वर्बल दैट इज रिलेटेड टू वर्ड्स। ध्यान रहे कि मॉडर्न इंग्लिश में किसी स्पीच के कंटेक्स्ट के लिए वर्बल का प्रयोग प्रचलित है। हम मॉडर्न इंग्लिश में, हम भी आपको अभी बताए कि वर्बल का प्रयोग स्टेटमेंट्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रेफर करना है ओरल और रिटन, एक दूसरे के अगेंस्ट में। आई हैव अ वर्बल एग्रीमेंट विथ माई बिजनेस पार्टनर, मुझे बस मौखिक एक एग्रीमेंट है। तो ऐसी स्थिति में वर्बल का अर्थ मौखिक यानी स्टेटमेंट से रिलेटेड वर्बल भी यूज होता, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपको माइंड करना है केवल दो को, किसको, ओरल को और रिटन को। ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, कराए रिटन पर्टेनिंग टू राइटिंग, यानी लिखित। ध्यान रहे कि रिटन के ऑपोजिट ओरल का प्रयोग होता है, न कि वर्बल का। जब भी रिटन के ऑपोजिट में बात करना हो तो हम किसका प्रयोग करें, ओरल का। यदि वर्बल का प्रयोग कर दिया जाए तो वो एरर माना जाएगा। योर रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर वर्बल स्टेटमेंट। अभी मैंने यह एग्जाम्पल दिया था, याद रखा जाए यह एग्जाम के पैटर्न पर आया हुआ सेंटेंस है। तो योर रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर वर्बल स्टेटमेंट, यही गलती है, क्योंकि रिटन के उल्टा कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में बात होगा कि योर रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर ओरल स्टेटमेंट। आपका जो लिखित स्टेटमेंट है आपके मौखिक बयान से भिन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब ऑपोजिट बात करने लगे तो यहां रिटन का उल्टा ओरल यूज किया गया, वर्बल का प्रयोग गलत है। ध्यान दें, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक आ रहा है उसको म्यूचुअल और कॉमन कहें। ध्यान दें, म्यूचुअल दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, बिटवीन टू पर्सन्स, मोस्टली टू पर्सन्स। किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में, किन्हीं दो पक्ष के बीच में आपसी रिलेशन हो तो म्यूचुअल होता है। जबकि यहां पर म्यूचुअल है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टू।
यदि मैं म्यूचुअल का बात कर रहा हूं तो समझिएगा कि रेसिप्रोकल रिलेशन, आपसी संबंध कितने के बीच, तो बिटवीन टू। जबकि कॉमन होता है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल, ऑल का मतलब क्या हो गया, तो मोर देन टू, मोर देन टू। यदि कोई चीज दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए बीच शेयर्ड हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कॉमन का प्रयोग करते। दो के बीच आपसी रिलेशन हो तो म्यूचुअल, और दो से ज्यादा के बीच हो तो कॉमन। अगर मैं कहूं कि राजेश और मोहन इस बिजनेस में कॉमन पार्टनर्स हैं, तो कहना गलत होगा। सही होगा कि राजेश एंड मोहन आर म्यूचुअल पार्टनर्स इन दिस बिजनेस। जबकि यही हो जाए कि ये पांचों दोस्त इस बिजनेस में, तो धड़ल्ले से यूज म्यूचुअल होता है, लेकिन वो बेहतर वर्ड है कि कॉमन है। अगर कोई कहे कि हम लोग जाकर म्यूचुअल रूम में वेट कर रहे थे उनका, तो म्यूचुअल रूम होगा कि कॉमन रूम होगा? क्यों होगा? क्योंकि किसी का इंतजार आप कर रहे हैं, तो वो रूम किसी के लिए, दो के लिए शेयर्ड नहीं है, आप वो सार्वजनिक रूम है, तो ऐसे रूप में आप क्या यूज करेंगे? कॉमन रूम यूज करते हैं। कहीं भी म्यूचुअल प्लेस नहीं सुनते होंगे, कॉमन प्लेस सुनते होंगे। तो जब सार्वजनिक हो जाए या शेयर्ड बाई ऑल हो जाए, शेयर्ड बाई मोर देन टू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कॉमन का प्रयोग किया जाता। देखिए, एक बात और हम लोग ध्यान दें, फेसबुक आदि आदि पर म्यूचुअल फ्रेंडशिप का बात करता है, परंतु याद रखा जाए कि कहीं फ्रेंडशिप के लिए बात चलानी हो, कहीं बात फ्रेंड की करनी हो, तो बेहतर वर्ड कॉमन फ्रेंड है। कहीं कहीं इंटरव्यू में आप लोग देखते होंगे कि कोई आदमी बैठा है या दो कपल बैठे हैं, तो वहां कपल से पूछा जाता है कि आप लोग पहली बार कैसे मिले? तो एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा मिले थे। एक कोई था जो दोनों को मिला दिया, तो दोनों के लिए वो कॉमन था, वो म्यूचुअल नहीं था। फ्रेंडशिप के लिए, फ्रेंड के लिए म्यूचुअल के प्रयोग से बचें, जबकि फेसबुक आदि आदि पर धड़ल्ले से यूज में है। होने दीजिए। जहां ग्रामर की बात आएगी, जहां एग्जाम का बात आएगी, वहां म्यूचुअल फ्रेंड से गलत यूज मानिएगा, सही यूज मानिएगा कॉमन फ्रेंड्स। ध्यान दें, यही बात आगे बताता हूं। म्यूचुअल, इट कम्स टू शो अ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो व्यक्ति और दो वस्तु के बीच में आपसी रिलेशन दर्शाना हो तो क्या यूज किए? म्यूचुअल। कह रहा है कि द म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स टू फ्रेंडशिप ए लॉन्ग वे। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि ये दोनों दोस्त के बीच जो आपसी सम्मान है, तो दो के बीच में आपसी सम्मान होगा तो कैसे होगा? तो वहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, यानी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते। तो ऐसी स्थिति में यूज किया गया कि द म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन दिस टू फ्रेंड्स। ये इनका जो आपसी सम्मान है, ये दोस्ती को और ज्यादा आगे तक ले गया। तो ऐसी स्थिति में म्यूचुअल का प्रयोग सही है, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है कॉमन। कह रहा है कि इट कम्स टू शो समथिंग शेयर्ड बाय ऑल मोर देन टू। जब दो से ज्यादा के बीच कोई चीज शेयर्ड हो तो उसके लिए वर्ड कौन आता है? कॉमन। अभी अभी चर्चा किए हैं आपके लिए। कह रहा है कि वी वर टेकिंग ए रेस्ट इन अ कॉमन रूम ऑफ द बिल्डिंग। हम लोग बिल्डिंग के कॉमन रूम में आराम कर रहे थे। तो कॉमन रूम उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां सब लोग आते जाते बिल्डिंग में, मतलब सार्वजनिक रूप से है, दो से ज्यादा के बीच शेयर्ड है। ऐसी स्थिति में वहां कॉमन वर्ड आया, सही यूज किया गया है।
म्यूचुअल फ्रेंड्स का प्रयोग गलत माना जाता है, इसके बदले कॉमन फ्रेंड्स का प्रयोग होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, भले यूज कर ले लेकिन फेसबुक आदि आदि में, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड्स वो ये वर्ड लिखना गलत है। सही क्या होगा? कॉमन। कह रहा है कि वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। हम लोग मिले एक दूसरे से, हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? तो म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा। तो जी नहीं, ये म्यूचुअल फ्रेंड वर्ड नहीं है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। याद रखें, वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ कॉमन फ्रेंड्स होना चाहिए, यहां म्यूचुअल वर्ड गलत। सही क्या होगा? कॉमन। नेक्स्ट बात करते देखिएगा, जो थर्ड स्टेप पर हमारा पॉइंट आ रहा है, इसको देखने की जरूरत है ढंग से। एक वर्ड है काइंड, एक वर्ड है सॉर्ट, इसी का भाई है टाइप। इन तीनों में ऑफ लगा दिए तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ का अर्थ क्या हुआ? तो प्रकार। किसी चीज का टाइप, किसी चीज का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखा जाए कि इसके पहले आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं, आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, तब तो आसान है। अब दिस काइंड ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार का, दैट काइंड ऑफ, दैट सॉर्ट ऑफ, दैट टाइप ऑफ, आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ हो गया के प्रकार का। अब इसके बाद आप नाउन जब यूज करना होगा, याद रखे, आपने देखा दिस दैट के साथ जब काइंड आया, सॉर्ट आया, टाइप आया और इस टाइप आया, और जब इसमें हम ऑफ लगा दिए तो नाउन कैसा आ गया? तो प्लूरल। दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वहां दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ पीपल, उस तरह के लोग, ऐसा यूज होता है। धोखा कब होता है? जब कुछ राइटर ऐसा लिखते हैं कि दीज, दोज के बाद भी काइंड, सॉर्ट और टाइप लिखते हैं, ऑफ लगाते, दीज काइंड ऑफ। जबकि मॉडर्न इंग्लिश इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि नहीं नहीं, इसमें एस लगाइए, दीज दोज लगा दिए हैं तो काइंड्स लगाइए, दीज काइंड्स ऑफ पीपल। जबकि ओल्ड इंग्लिश में देखा जाता था, जनरल सेंस में ग्रामर यूज करता था, दीज के बाद भी काइंड, काइंड्स में नहीं बदलता था, दीज काइंड ऑफ पीपल, दोज काइंड ऑफ पीपल। लेकिन जी नहीं, आप जब यूज कीजिएगा तो दीज दोज यूज कीजिएगा, तो काइंड नहीं काइंड्स यूज कीजिएगा, सॉर्ट्स यूज कीजिएगा, टाइप्स यूज कीजिएगा, और नहीं तो दिस दैट के बाद काइंड, सॉर्ट, टाइप यूज कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पहले ओल्ड यूज में था, लेकिन याद रखा जाए कि ऐसा कहना होगा तो आप कहें दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस, दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी दीज दोज के साथ काइंड्स लगाइए, सॉर्ट्स लगाइए, टाइप्स लगाइए। भले किताब में लिखा हो, मॉडर्न इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि मॉडर्न को ग्रामर फॉलो करता है या ओल्ड को ग्रामर फॉलो करता है, नहीं, ट्रेडिशनल इंग्लिश में यूज नहीं होता। ध्यान दिया जाए। अब बात यहां पर आया, हमको दीज दोज से कहीं यहां झंझट ज्यादा नहीं है, यहीं पर है कि दिस दैट के बाद काइंड, सॉर्ट, टाइप ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ध्यान दें, शुरू में ही प्लूरल नाउन कर दें, पीसीएन कर दें,
तब करें ऑफ, अब तब कहें दिस या दैट, काइंड, सॉर्ट या टाइप। इस तरह के लोग दिस काइंड ऑफ पीपल, और नहीं तो पीपल ऑफ दिस काइंड। दोनों स्ट्रक्चर सही है। मैं इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता यार। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, और नहीं तो आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ दिस काइंड। दोनों बनावट सही है। यही बात इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा रहा। देखते हैं आगे। ध्यान दें, करें कि दिस दैट प्लस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ प्लस पीसीएम, और नहीं तो उसी का हु बहु सेंस देने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस ऑ प्लस दिस दैट काइंड सॉर्ट टाइप। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, और नहीं तो पीपल ऑफ दिस काइंड आर नॉट लाइक्ड बाय मी, यानी पीपल ऑफ दिस काइंड या आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ दिस काइंड, ऐसा भी यूज कर सकते। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और नहीं तो कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड आर नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और नहीं तो क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। ध्यान दें, नोट कर रहा है कि ध्यान रहे कि कुछ राइटर्स दीज दोज प्लस काइंड सॉर्ट ऑफ के प्रयोग को भी दर्शाते हैं, परंतु मॉडर्न इंग्लिश में दीज दोज काइंड सॉर्ट्स ऑफ का प्रयोग होता है। यानी भले राइटर लिख रहे हों, आपको ध्यान रखना है कि जब स्टैंडर्ड इंग्लिश में बात करेंगे तो दीज दोज लग जाए तो ध्यान दे, दीज दोज के बाद काइंड नहीं यूज करेंगे, हम काइंड्स और सॉर्ट्स यूज करेंगे। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स या दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दिस काइंड तब तो सही ही है, पहले पे देखे, और नहीं तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स या थिंग्स ऑफ दिस काइंड। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा हूं, ध्यान दें। देखिए कुछ यूनिट्स हैं, डजन, दर्जन, स्कोर 20 को कहा जाता है, 100, 1000, क्रोर्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो कहें। ध्यान रखा जाए कि कुछ यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स के साथ कुछ स्टेप हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा जनरेट करेंगे जो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डालेगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, अगर मैं कहूं 1 दर्जन कलम, तो डॉजन का प्रयोग हम किए, तो डॉजन के साथ तो हमारा ए का प्रयोग कर लिए, ए, तब हुआ डॉजन, तो पेंस हो गया। तो याद रखें कि डॉजन का प्रयोग, स्कोर का प्रयोग, 100 का प्रयोग, मिलियन का प्रयोग, बिलियन का प्रयोग, ट्रिलियन का प्रयोग या तो किसी प्लूरल नाउन के ठीक पहले करें, याद रखा जाए किसी प्लूरल नाउन के ठीक पहले इसका प्रयोग करें, और नहीं तो इनका असीमित दायरा देना हो तो एक काम और कर सकते हैं, इनके यूनिट्स में एस जोड़ दीजिए और तब ऑफ का स्ट्रक्चर दे दीजिए। 1 दर्जन कलमें, ए डजन पेन्स या 1 डजन पेन्स, दर्जनों कलमें, डजन्स ऑफ पेन्स, हजारों छात्र वहां उपस्थित थे, thousands of students were present there, तो वहां हजारों छात्र, thousands of students, लाखों लोग थे, lakhs of people, millions of people, आप यूज कर सकते हैं। असीमित दायरा देना हो तो एस जोड़कर ऑफ के पहले रखें, परंतु जो क्वेश्चन का मूल भाग है उसको देखिए, जब कहीं इनके साथ न्यूमेरिकल दे दिया जाए,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा यदि नंबर ऐड कर दिया जाए, तो जब नंबर ऐड हो तो उसका प्रयोग ऑफ स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। मेरे पास 5 दर्जन कलमें हैं, आप नहीं कह सकते आई हैव 5 डजन्स ऑफ पेन्स। 5 लगा है, नंबर लगा है, तो डजन्स ऑफ पेन्स ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, सीधे बनेगा आई हैव 5 डजन पेन्स। 500 विद्यार्थी वहां खड़े थे, 500 ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, 500 स्टूडेंट्स। और जब असीमित करना हो कि सैकड़ों विद्यार्थी वहां खड़े थे, तब कहना पड़ेगा कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वेर स्टैंडिंग देयर। आशा करते हैं हम ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने में सफल हुए। कोई यूनिट, डजन, स्कोर, 100, 1000, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो हम यूज करें, या तो ये किसी नाउन के ठीक पहले रहेगा, और नहीं तो ये अपने साथ असीमित दायरा लेने के लिए एस जोड़ते हुए प्रेपोजिशन ऑफ के पहले रखा जाएगा। परंतु याद रहे कि जब न्यूमेरिकल डेटा दे दे तो न्यूमेरिकल डेटा के साथ यूनिट ऑफ के स्ट्रक्चर में कभी यूज नहीं किया जाएगा। ए डजन पेन्स, 5 डजन पेन्स, लेकिन 5 डजन्स ऑफ पेन्स यह गलत है। और नंबर हटा के असीमित दायरा करें तो कह सकते हैं डजन्स ऑफ पेन्स। ध्यान दिया जाए, यही पॉइंट मैं समझा रहा था। कह रहा है क्या कि यूनिट्स, डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इटीसी का प्रयोग यूनिट्स को दर्शाने हैं तो नाउन्स के ठीक पहले होता है, अथवा इनमें एस जोड़ते हुए इन्हें प्रेपोजिशन ऑफ के पहले रखा जाता है। तो या तो कहे ए डजन पेन्स और नहीं तो डजन्स ऑफ पेन्स, 5 डजन पेन्स और नहीं तो कहें थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जब असीमित दायरा देना हो तो एस जोड़कर ऑफ के पहले रखा गया। ध्यान दें यहां न्यूमेरिकल ऐड किया गया है, इसलिए एस ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। लेकिन ये नियम 2 जगह आपको बचना होगा, स्कोर और ग्रॉस। यदि ऐसा रहे तो ऑफ स्ट्रक्चर में भी ये आ सकता है। ध्यान दिया जाए, ए स्कोर ऑफ मैंगोज, इसका मतलब है कि 20 आम, तो वहां ए स्कोर ऑफ, ए ग्रॉस ऑफ ऐसा यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में न्यूमेरिकल के साथ भी ऑफ स्ट्रक्चर आ सकता है। ये एक्सेप्शन है। कौन कौन? स्कोर और ग्रॉस। ध्यान दी। करे कि ही हैज बॉट ए स्कोर ऑफ एप्पल्स, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए स्कोर एप्पल्स भी हो सकता है, ए स्कोर ऑफ एप्पल्स भी हो सकता है। ध्यान रहे कि स्कोर ग्रॉस के पहले न्यूमेरिकल्स 2 3 4 रहने पर भी ऑफ की बाध्यता समाप्त हो जाती है। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ही हैज बॉट 2 स्कोर एप्पल्स और 2 स्कोर्स ऑफ एप्पल्स, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पॉइंट पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आगे। देखिए, कूल और कोल्ड में अंतर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं वो अल्टीमेट पढ़ेंगे। यानी जो भी एग्जाम का टॉपिक होगा इससे रिलेटेड वो आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह प्रॉमिस रहा। और चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको बहुत तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा। कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट, फिलर्स आदि से आपको रूबरू कराएंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे अच्छा माध्यम वही होगा। ध्यान दें। देखिए, कूल और कोल्ड के बारे में बात हो रहा है। कूल कहें और एक कोल्ड कहें, दोनों मॉइस्चर का बात करेगा, दोनों नमी को दर्शाएगा, ठंडापन का बात करेगा।
तो ध्यान दिया जाए कि कूल भी ठंडा, कोल्ड भी ठंडा, दोनों मॉइस्चर का बात कर रहा, परंतु जो सुखदाई ठंडक है वो कूल होता, और जो दुखदाई ठंडक है वो कोल्ड होता है। इट मीन्स मॉइस्चर that is favorable to man, that is indicated by cool, and moisture which is unfavorable for man, that is indicated by cold. याद रखा जाए, सुखदाई ठंडक को कूल कहते, दुखदाई ठंडक को कोल्ड कहते। एग्जाम में क्या करता कि कूल के जगह कूल का सेंस में कोल्ड पुट करता है और कोल्ड के सेंस में कूल पुट करता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है, ध्यान दें। ऐसे तो ये और भी है, इसके लिए चिल वर्ड भी हो सकता, थंडर वर्ड भी हो सकता। तो बेहद ठंडा, दैट इज अबाउट टू फ्रीज। अब जमने जमने का कगार रहे तो उसको क्या कहें, चिल कहें। ध्यान दिया जाए, बर्फीला यदि हो जाए, दैट इज फ्रोजन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो थंडर है। परंतु ध्यान रखा जाए कि ये तीनों अनफेवरेबल हैं, कोल्ड, चिल और थंडर। परंतु कूल फेवरेबल ठंडक को कहा जाता है। लेकिन हमको इन दो से, बाकी से बता दिए आपको, इनसे अभी लेना देना हमको नहीं है। हमको केवल लड़ाई लड़ना है किसके बीच, तो कूल के बीच और कोल्ड के बीच। तो ये भी मॉइस्चर है, ये भी मॉइस्चर है, लेकिन ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है। ध्यान दिया जाए, गर्मी के दिन में सुबह बहुत सुहाना होता है। वी गेट अ कूल ऑब्लिक कोल्ड मॉर्निंग इन समर। नहीं, सुबह का जो हल्का ठंडा होता है वो सुहाना हमारे लिए फेवरेबल है, तो वहां कोल्ड नहीं, कूल मॉर्निंग होता। गर्मी के दिन में भयंकर गर्मी हो, उसमें थोड़ा बारिश हो जाए, मौसम आपके अनुकूल हो जाए, तो कहते हैं कि बड़ा कूल वेदर हुआ है। जबकि कोल्ड हो जाए तब तो वो दिक्कत है। जाड़ा के दिन में लोग बोलते हैं बाहर मत जाइए, नहीं तो ठंडा मार देगा, यानी अनफेवरेबल सिचुएशन है वो। डू नॉट गो आउटसाइड, अदरवाइज यू विल कैच कूल, नहीं कैच कोल्ड। ध्यान दें, इसका चर्चा करते हैं। बात आ रहा है यहां पर कि कूल के बारे में कह रहा है कि मॉइस्चर विच इज फेवरेबल टू मैन, वैसा नमी, वैसा ठंडक जो हमारे लिए अच्छा हो, सुहावना हो। कह रहा है कि एवरी वन इंजॉयज कूल वेदर, हर कोई कूल वेदर को इंजॉय करता है। क्या कोल्ड वेदर को इंजॉय करेंगे? नहीं, कोल्ड वेदर को तो इंजॉय नहीं कर सकते। हो सकता है एक्सेप्शन कुछ लोग करें, अलग बात हुआ, लेकिन जनरल सेंस में तो कोल्ड वेदर इंजॉयबल नहीं होता, कूल वेदर इंजॉयबल होता है। इसलिए हमने क्या किया, कूल वेदर लिखा। कोल्ड है कि मॉइस्चर विच इज अनफेवरेबल टू मैन, वैसा नमी, वैसा मॉइस्चर जो अनफेवरेबल हो, उसके लिए हमने कोल्ड यूज किया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उसे ठंड लग गई है, उसे ठंडा मार दिया, तो ऐसी स्थिति में वहां कूल का प्रयोग गलत होगा। क्या यूज करें, कोल्ड। ध्यान दें। नेक्स्ट एक और भी बात आ गई, ध्यान दें। वार्म और हॉट में क्या अंतर है? जैसे कूल और कोल्ड मॉइस्चर की बात किया, उसी तरह वार्म और जो हॉट है ये हमारा हीट का बात करेगा, गर्मी का बात करेगा। ध्यान दिया जाए, सुखद गर्मी हो तो उसके लिए वार्म का प्रयोग किया जाता, और दुखद गर्मी हो तो वहां पर हॉट का प्रयोग किया जाता। It means heat which is favorable to man, that is warm, and heat that is unfavorable for man, that is hot. ध्यान दें, बात बनता है कि सुखद गर्मी के लिए क्या यूज किए, तो वार्म, और दुखद गर्मी के लिए हॉट। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि पानी गुनगुना करके दीजिएगा, वार्म वाटर दीजिएगा।
जाड़ा के दिन में लोग गर्म पानी कुछ पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर होता है, वार्म वाटर होता है, गुनगुना हो जाता, सुखद हो जाता। जाड़े के दिन में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, वहां हॉट नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि गर्मजोशी से स्वागत होता है, वार्म वेलकम होता है, तो सुखद गर्मी के लिए वार्म होता है। और दुखद गर्मी हो जाए, लोग कहते हैं जब देखते होंगे जून जुलाई के महीने में कि बहुत तप रहा है, तो ऐसी स्थिति में धरती तप रही है, तो लोग बोलते हैं कि इट इज वेरी हॉट टुडे। इसका मतलब कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो अनफेवरेबल हीट को हॉट कहते। ऐसे तो एक स्कॉर्चिंग भी वर्ड आता है इसके लिए। स्कॉर्चिंग का अर्थ होता है झुलसाने वाली गर्मी। कभी कभी स्कॉर्चिंग सन सुनते होंगे आप लोग, तो वो झुलसाने वाली गर्मी का चर्चा करता। परंतु हमको लड़ाई केवल इन दो के बीच ही लड़नी है, क्योंकि एग्जाम में यही दो आता है, वार्म के जगह हॉट, हॉट के जगह वार्म। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा कर वार्म के बारे में कि हीट विच इज फेवरेबल टू मैन, वैसा गर्मी जो हमारे लिए सुखद लगे। वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, जाड़ा के दिन में हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, तो वो सुखद हमारे लिए अनुभूति देता गर्मी, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वार्म। अब कह रहे हॉट, हीट विच इज अनफेवरेबल टू मैन, वैसी गर्मी जो हमारे लिए सुखद न हो, वो कौन होता, हीट होता। वी कांट पुट आवर हैंड्स इन हॉट वाटर, सॉरी हॉट होता। तो ध्यान रखा जाए, कह रहे कि हम लोग गर्म पानी में हाथ नहीं डाल सकते, तो वार्म में तो डाल सकते थे, लेकिन हॉट वाटर में हाथ नहीं डाल सकते। ऐसी स्थिति में तो बोला कि वी कांट पुट आवर हैंड्स इन हॉट वाटर। ऐसे आपको बता दें, कोई चीज आकर्षक हो देखने में, तो उसको भी हॉट का संज्ञा दिया जाता, यानी उसको भी हॉट कहा जाता। कभी कभी आप देखते होंगे हॉट ब्रांड्स होते हैं, आकर्षक ब्रांड्स को हॉट ब्रांड्स कहते हैं। तो हॉट का अर्थ आकर्षक, प्रभावी भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए लिखा हुआ है नॉट अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव, ऐसी स्थिति में भी हम हॉट यूज करते। दे ऑलवेज गो आफ्टर हॉट ब्रांड्स ऑफ शूज, वे हमेशा अट्रैक्टिव ब्रांड का शूज लेते हैं, यानी ध्यान रखा जाए कि वहां हॉट ब्रांड्स का प्रयोग किया हुआ, आकर्षक, प्रभावी। ध्यान दें। अब एक और पॉइंट आपके सामने मिला कि सीक और ईल में क्या अंतर है। देखिए, दोनों बीमारी का बात करता है, सीक और ईल, अंतर को भांपिए। लेकिन दोनों हमारा क्या करेगा कि अनवेल होने का संकेत देगा। दोनों बीमारी का बात कर रहा है। बट इफ यू आर टेम्पररली अनवेल, in that condition you use sick, and if you have the prolonged disease, in that condition you are ill. याद रखा जाए, यदि क्षणिक बीमारी हो जाए, कोई क्षणिक तबीयत खराब हो जाए, तो वो सिकनेस होती है। यहां तक कि थकान आदि भी सिकनेस होता है, उसको इलनेस नहीं बोलेंगे। इल तब होता है जब कोई आपको बीमारी दीर्घकालीन पकड़ ले, या किसी चीज का शिकार हो जाए आप लंबे समय तक, या वो आपको डैमेज करने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप उससे इल हो जाते, इलनेस है वो आपका। क्षणिक बीमारी सिकनेस यानी सिक, और दीर्घकालीन हो जाए आपके लिए तो वो है इलनेस यानी इल। ध्यान दिया जाए, यही बात यहां कर है सिक में कि प्रोन टू वोमिट और फीलिंग अनईजी टेम्पररली। क्षणिक यदि आपको कोई बुखार हो जाए या कुछ भी क्षणिक अगर ये रहे जिसकी वजह से आप अपने को परेशान महसूस कर रहे, तो उसके लिए आपका हेल्थ प्रॉब्लम को सिकनेस कहते हैं। सिक है आप, ही इज फीलिंग सिक नाउ, अभी उसको थोड़ा अनईजी वो फील कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इल फील करेगा, ऐसा नहीं है, वहां सिक फील कर रहा है। जबकि इल है अनवेल, सफरिंग फीवर और प्रोलॉन्ग डिजीज। यदि आप अनवेल हैं, यदि दीर्घकालीन कोई चीज से प्रभावित हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इलनेस होगा, इल होंगे आप।
राजेश हैज बीन इल फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से वो बीमार है। ये आप सेंस ही दर्शा रहे हैं कि उसका तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में आप इल का प्रयोग किए, ध्यान दें। ऐसे इल का प्रयोग बुरा के अर्थ में भी होता है। कभी कभी लोग इल थॉट्स कहते हैं, बुरा सोच। ध्यान दें, बुरा के सेंस में भी इल का प्रयोग होता है। उसके का नेगेटिव सेंस ही नेगेटिव होता है। ध्यान देंगे, सिक और इल बीमारी के लिए अक्सर एग्जाम में आता है। सिक क्षणिक बीमारी और इलनेस मतलब वो प्रभावी है, कुछ ज्यादा आपको परेशान कर दिया, दीर्घकालीन कर दिया, वो सेंस देगा तो इल यूज कीजिए। नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए, गुड और वेल, बैड और इल, इन पर भी विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुड और वेल, तो गुड भी अच्छा है और वेल भी अच्छा है, परंतु गुड एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और वेल एडवर्ब के रूप में यूज होता है। यदि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना पड़ जाए तो वहां गुड का प्रयोग करें, और यदि कहीं किसी एडजेक्टिव वर्ब आदि के लिए चर्चा करना पड़े तो वहां वेल का प्रयोग करें। दोनों अच्छा है, अच्छा के अर्थ में आता है, लेकिन धोखा हो जाता है। लोग अगर कहीं गुड के जगह वेल प्रयोग कर देते, वेल के जगह गुड प्रयोग कर देते। अगर मैं कहूं कि राम इज अ वेल स्टूडेंट, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट नाउन है। नाउन के ठीक पहले वेल नहीं आ सकता, सीधे सीधे बनेगा क्या, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो राम इज अ गुड स्टूडेंट, और तब मैं कहूं कि ही इज अ गुड एडुकेटेड पर्सन, नहीं, ही इज अ वेल एडुकेटेड पर्सन। पर्सन नाउन है, एडुकेटेड उसका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के पहले यूज करना होगा, तो फिर एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। अतः गुड एडुकेटेड पर्सन नहीं, वेल एडुकेटेड पर्सन होगा। ध्यान दिया जाए, वेल डिलीवर्ड स्पीच, स्पीच नाउन है, डिलीवर्ड उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होना चाहिए, तो वहां गुड डिलीवर्ड स्पीच नहीं। गुड स्पीच हो सकता है, लेकिन गुड डिलीवर्ड स्पीच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुड स्पीच में स्पीच नाउन है, गुड एडजेक्टिव। लेकिन जब एडजेक्टिव बीच में आ गया तो एडजेक्टिव पहले एडवर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वेल डिलीवर्ड स्पीच। ध्यान रखा जाए। किसी के स्वास्थ्य की चर्चा करना हो तो याद रखा जाए, वहां गुड भी सही है और वेल भी सही है। लोग पूछते हैं कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी, आई एम गुड, अनित आई एम वेल। याद रखा जाए, स्वास्थ्य की चर्चा के लिए ये कॉमन यूज होता है, वेल एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आई एम गुड भी सही है, आई एम वेल भी सही है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, और सेम जब यहां पर देख लिए तो एक चीज यहां पर और निपटा दें। जैसे आपने देखा गुड और वेल के बारे में, उसी तरह हु बहु स्ट्रक्चर है बैड का इल के साथ। अभी अभी एक इल आया था, याद करें, हमने बुरा का सेंस भी बोला था। तो बैड एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है बुरा के सेंस में, और इल एडवर्ब फॉर्मेट में आता है। इल एडजेक्टिव भी है जो बीमार का सेंस था, और बुरा के सेंस में आ गया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे इल एडजेक्टिव में भी आता है, इल थॉट्स बोला हूं, ध्यान दिया जाए। अब यहां पर बात आ रहा है कि इल जो है एडवर्ब के रूप में होता। राम इज एन इल स्टूडेंट नहीं, बेहतर होगा राम इज अ बैड स्टूडेंट। लेकिन कह दिया जाए कि कोई चीज यदि पार्टिसिपल ही बना के कहें कि ही इज अ बैड माइंडेड पर्सन, तो बेहतर होगा कहना इल माइंडेड पर्सन, क्योंकि पर्सन नाउन है, माइंडेड हो गया उसका पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उसके पहले इल का प्रयोग बेहतर माना जाएगा, वहां बैड नहीं होगा।
ध्यान रखें, बैड एडजेक्टिव है, इल एडवर्ब है। नेक्स्ट, ध्यान रहे कि लिंकिंग वर्ब अथवा 5 ह्यूमन सेंस वर्ब और परसेप्शन पर आधारित वर्ब्स अपने बाद एडजेक्टिव ग्रहण करते हैं, न कि एडवर्ब। कुछ परसेप्शंस के वर्ब होते हैं, सी, फील, अपीयर, लूम। ध्यान रखा जाए कि लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में दिखाई देते, कंप्लीमेंट अपने बाद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में याद रखा जाए इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज किया जाता है। राम इज स्मार्टली नहीं, राम इज स्मार्ट। तो ध्यान रखें, अगर कोई कहे कि दिस पेन इज वेल, नहीं दिस पेन इज गुड बेहतर वर्ड है, ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और परसेप्शंस पर आधारित जो मैं बोला हूं कि फील, सीम, अपीयर, लूम, टेंड, तो इन सब वर्ब्स के बाद इनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज किया जाता। देखिए, सारे के सारे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता। ही स्पीक्स ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्टली, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता। लेकिन जो परसेप्शन वाले जो वर्ब हैं, इनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता। ही फील्स बैडली नहीं, ही फील्स बैड। यू लुक स्मार्टली नहीं, यू लुक स्मार्ट। इट अपीयर्स रॉन्गली नहीं, इट अपीयर्स रॉन्ग। तो याद रखा जाए, लिंकिंग वर्ब के बाद और परसेप्शंस वाले वर्ब के बाद आप एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव पुट करेंगे। देखिए, यही पॉइंट है यहां। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि गुड एडजेक्टिव, वेल एडवर्ब, बैड एडजेक्टिव, इल एडवर्ब। तब इसी से आधारित आपको क्वेश्चन आगे दिखा रहे हैं कि ध्यान रहे कि लिंकिंग वर्ब अथवा 5 ह्यूमन सेंसेस वर्ब ऑफ परसेप्शन पर आधारित वर्ब्स अपने बाद एडजेक्टिव ग्रहण करते हैं, एडवर्ब नहीं। ही इज फीलिंग गुड, वो अच्छा फील कर रहा है, तो यहां फीलिंग वेल का नहीं गुड का प्रयोग करें। द फ्लावर स्मेल सो गुड, यहां वेल का प्रयोग गलत होगा, क्या होना चाहिए, गुड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि स्मेल भी परसेप्शन है। हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित जो सिंपल हम लोग फीलिंग लेते हैं, उन फीलिंग्स पर आधारित, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आप लोग जानते हैं, उससे जो जनरल सेंसेस निकलते हैं, सेंस पर आधारित वर्ब निकलते हैं, उनके लिए आप एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज करें। ही लुक्स वेल नहीं, ही लुक्स गुड। ही लुक्स स्मार्टली नहीं, ही लुक्स स्मार्ट। याद रखा जाए तो गुड एडजेक्टिव है तो वेल नहीं हो सकता। इट अपीयर्स इल नहीं, इट अपीयर्स बैड होना चाहिए, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अभी अभी एक चीज का हमने और चर्चा आपके साथ किया, ध्यान दें। हमने चर्चा किया है कि ध्यान रहे कि किसी के हेल्थ की चर्चा है, उपरोक्त के बाद वेल का प्रयोग भी हो सकता। क्यों हो सकता, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम में हेल्थ का चर्चा करना है तो आप गुड और वेल दोनों का प्रयोग कर सकते। हाउ आर यू, आई एम वेल, थैंक यू। आई एम गुड भी सही है, आई एम वेल भी सही। ध्यान दें, इन सब वर्ड से क्वेश्चन हैं, VVI क्वेश्चंस में इनको मानिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने वर्ड दिया माइजर, हमने वर्ड दिया कावर्ड, हमने वर्ड दिया मैन, हमने वर्ड दिया वुमेन। याद रखा जाए, माइजर, कावर्ड, मैन, वुमेन, और भी जोड़ सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर। ये जितना भी वह वर्ड हम दे रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। मूल रूप से खासकर ये माइजर, कावर्ड, मैन, वुमेन, माइजर कावर्ड को देखें, ये देखने में एडजेक्टिव जैसा लगता है लेकिन है नहीं। माइजर कंजूस किसी का विशेषता जैसा लगता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति होता है माइजर का अर्थ। कावर्ड मतलब कायर व्यक्ति होता है। तो ये सब जितने दिख रहे हैं आपको यहां, ये हैं क्या, तो ये नाउन है, टोटल ये नाउन्स हैं। थोड़ा सा विचार करेंगे, ये टोटल नाउन्स हैं और इनमें
एल वाई ऐड करके इनको एडजेक्टिव बनाया जाता। यदि ये अकेले आए तब तो सही है, अकेले भी आर्टिकल लेंगे इस दायरे में। लेकिन यदि इनमें एल वाई जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव होंगे। नाउन के ठीक पहले रखना हो तो इनको ऐसे नहीं यूज करेंगे, एल वाई जोड़कर करेंगे। राजेश इज अ माइजर स्टूडेंट, नहीं, राजेश इज अ माइजरली स्टूडेंट। जनरल सेंस में आप देखते होंगे कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता, जो नाउन के ठीक पहले तो नहीं आता। यानी एल वाई से अंत होने वाला जनरल चीज नाउन के ठीक पहले तो नहीं आता। राम इज ए स्मार्टली बॉय, नहीं, राम इज ए स्मार्ट बॉय। लेकिन अगर कह दो कि राम इज अ कावर्डली बॉय तो ये बिल्कुल सही होगा। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, माइजर, कावर्ड, मैन, वुमेन, फादर, वुमेन, फादर, मदर, ब्रदर, जो भी दायरा यहां दिख रहा है, ये एल वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं। जबकि इनका अगर एडवर्ब बनाना हो तो ये एल वाई तो जोड़ते हैं, लेकिन कैसे आते हैं, तो इनका एडवर्ब स्ट्रक्चर देखिए होता है इन प्लस इनका एल वाई स्ट्रक्चर प्लस मैनर या मोड जोड़कर इनका एडवर्ब बनाया जाता। देखिएगा, दो चार सेंटेंस इस पर फेंकता हूं, आसानी से आप समझ सकते हैं। ध्यान दिया जाए, उसने अपना जो दायरा दर्शाया वो बिल्कुल कायरता वाला दायरा था। तो इसको 3-4 सेंटेंस से समझिए। पहले सीधे कहिए कि ही इज अ माइजर। माइजर है, वो नाउन है, ए एन ग्रहण किया है, कोई दिक्कत नहीं, ही इज अ माइजर। फिर कहें कि ही इज अ माइजर बॉय तो ये गलत हो जाएगा। ही इज अ माइजर बॉय नहीं, ही इज अ माइजरली बॉय। बॉय नाउन है, नाउन के पहले हमको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तो माइजर नहीं, माइजरली हुआ। अब तब मैं कहूं कि बहुत कंजूसी से पैसा खर्चा किया, एडवर्ब बना रहे हैं। ही स्पेंट द मनी माइजरली, देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत है, क्योंकि स्पेंट को क्वालिफाई करने के लिए माइजरली एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। तो होगा कि स्पेंट द मनी इन माइजरली वे या इन माइजरली मोड। याद रखा जाए, इनका एडवर्ब बनाने के लिए इनको इन प्लस एल वाई इनका स्ट्रक्चर प्लस वे जोड़कर, मोड जोड़कर, मैनर जोड़कर इनका एडवर्ब बनाया जाता। ही स्पेंट द मनी इन मेजरली मैनर, ये सही होगा। ऐसा मत लिखिएगा कि ही स्पेंट द मनी मेजरली। ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, देखिए कह रहा है क्या कि माइजर, कावर्ड, मैन, वुमेन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में एल वाई जोड़कर किया जाता है। यानी एडजेक्टिव के रूप में ये ऐसे नहीं बनते, एल वाई जोड़े जाते हैं इसमें। साथ ही इनका एडवर्ब फॉर्म इन एल वाई प्लस मैनर के रूप में किया जाता है। मैनर, वे, मोड सब वर्ड लगता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए क्या यूज करें, तो इसमें मैं इन एल वाई मैनर जोड़ें, मोड जोड़ें, वे जोड़ें। और यदि आप इसी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये खुद नाउन है, इनका एडजेक्टिव एल वाई जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, ही शोड हीज मैनली स्ट्रेंथ, वो अपना पुरुषत्व ताकत या मर्दानगी ताकत दिखाया। तो जरा सा सोचा जाए, ही शोड हीज, स्ट्रेंथ क्या है, तो नाउन। इसमें मैन स्ट्रेंथ कह देते तो गलत होता, क्योंकि स्ट्रेंथ भी नाउन और मैन भी नाउन। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव ऐड करना है, इसलिए मैन स्ट्रेंथ नहीं, मैनली स्ट्रेंथ सही हुआ।
एडवर्ब के रूप में देखिए, ही परफॉर्म्ड इन मैनली मैनर। अगर लिख दे कि ही परफॉर्म्ड मैनली तो गलती होगा, क्योंकि परफॉर्म वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए। अरे परसेप्शंस के लिए ना एडजेक्टिव लगते हैं, बाकी तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब के रूप में यदि लिख देता कि ही परफॉर्म्ड मैनली तो गलती होता, क्योंकि मैनली एडजेक्टिव है। अतः सही होगा ही परफॉर्म्ड इन मैनली मैनर, इन मैनली वे। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। देखिए अगला पॉइंट यूज में है मोर देन और ओवर। किसी चीज का कोई रिक्वायर्ड या ये कहें कि एक्सपेक्टेड कोई डेटा रहे, उससे ज्यादा हो तो उसको दर्शाने के लिए, या फिक्स डेटा से ज्यादा बात करना हो तो मोर देन भी सही है, ओवर भी सही है। मतलब जरूरत से या निर्धारित सीमा से ज्यादा। तो मोर देन भी सही है और ओवर भी सही है, दोनों एक दूसरे जगह पर यूज होते हैं। लेकिन मोर देन जो है, मूल रूप से याद रहे कि जब हम मोर देन का प्रयोग करते हैं तो यह अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा प्रचलित है। यह अमेरिकन इंग्लिश में प्रचलित है, और जो ओवर है ये ज्यादा के सेंस में ब्रिटिश इंग्लिश में प्रचलित है। अब रहा ये बात कि हम कैसे यूज करें, तो हर जगह यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां वेट का बात करना हो, जहां हाइट का बात करना हो, जहां टाइम का बात करना हो, तीन रामबाण याद रखें। एक दूसरे के जगह बोलचाल में मोर देन ओवर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको हम अंतर बता चुके हैं कि मोर देन दैट इज यूज्ड मोस्टली इन American English, and over it is used mostly in British English, and both have the same meanings. But when we talk about time, when we talk about weight, when we talk about height, we have to prefer over, not more than. जब समय की बात हो, जब उम्र की बात हो, माने दर्शाया जाए समय का, यदि हम कहीं ऐसी स्थिति में वेट का बात करें, यदि हम कहीं किसी चीज के आकलन को टाइम फ्रेम में कहिए, या सीधे सीधे कहिए ना कि टाइम के लिए, वेट के लिए, एज के लिए अगर हम बात करने लगे तो मोर देन का प्रयोग नहीं करेंगे, एकमात्र प्रेफरेंस किसको देंगे? ओवर को। ध्यान दें। लिखा हुआ है कि प्रायः किसी चीज का किसी निर्धारित दायरा या आंकड़ा से ज्यादा होना दर्शाने हेतु मोर देन कॉमन यूज इन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, तथा ओवर कॉमनली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग होता है। परंतु एज, टाइम और हाइट की चर्चा करने हेतु हर जगह ओवर का प्रयोग ही बेहतर माना जाता है। चर्चा है तो ओवर आता है, मोर देन नहीं। देखा जाए अब यही एग्जाम में क्या करेगा कि जब टाइम का चर्चा करे, हाइट का चर्चा करेगा, ऐसी स्थिति में एज का चर्चा करेगा और मोर देन लगा देगा तो कॉमन एरर होगा ना। कह रहा है कि हिज सिस्टर इज मोर देन 30, उसकी बहन 30 साल से ज्यादा की है। तो बताया जाए कि मोर देन 30 कहना एज के लिए संभव है, तो ये गलत है। सीधे बनेगा हिज सिस्टर इज ओवर 30। राजेश इज मोर देन 6 फीट टॉल, नहीं, राजेश इज, जो कि हाइट की बात हो रही है, तो सीधे बनेगा कि राजेश इज ओवर 60 फीट टॉल। चलिए अब क्वेश्चंस पर देखते हैं। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके दायरे में जो भी टॉपिक पढ़िएगा वो अल्टीमेट होगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर हो। ये एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा, ध्यान दें। चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस के मिलेंगे, जिसमें आपको कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बूम बूम सीरीज के माध्यम से दर्शाए जाएंगे। डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस, हमें आप कोई लिखित इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, निर्देश मत दीजिए।
ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शन विल बी एनफ, केवल आप मुंह से बोल दीजिए यही काफी है। एक बात बताइए, कह रहा है कि डू नॉट गिव अस एनी रिटन इंस्ट्रक्शन, ये तो सही था। अब कह रहा है कि ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शन विल बी एनफ, कि ओरल होना चाहिए, क्योंकि याद करें रिटन के अगेंस्ट में, रिटन के उल्टा हम वर्बल नहीं क्या यूज करते हैं, ओरल। नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर नंबर सी। ही अटैक्ड कवर्डली ऑन ए डिफेंसलेस मैन एंड वॉज सेंट टू जेल फॉर दिस। वो एक बेचारा अभागा व्यक्ति को जो अपना सुरक्षा नहीं कर सकता, उस पर कायरतापूर्वक हमला कर दिया और बाद में उसे जेल भेजा गया। देखिए, ही अटैक्ड, उसने हमला किया, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब आता है। तो कावर्डली तो एडवर्ब नहीं है, अभी अभी पढ़े हैं कि इसमें एलवाई जोड़कर एडजेक्टिव लगा बनाया जाता, तो बनना चाहिए इसका एडवर्ब फॉर्मेट। तो एडवर्ब फॉर्मेट क्या बना कि ही अटैक्ड इन कावर्डली मैनर होना चाहिए, और नहीं तो सीधे सेंटेंस बदलता तो हो जाता कि ही वाज कावर्ड, ही वाज अ कावर्ड। लेकिन यहां कर ही अटैक्ड, उसने हमला किया। कैसा हमला किया, कायरतापूर्ण हमला किया। तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब ऐड करना है, तो कावर्डली तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब के रूप में इन कावर्डली मैनर होना चाहिए। आंसर नंबर ए। शी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर इल मदर टुमारो एंड विल बी बैक विद इन अ फ्यू डेज। कह रहा है क्या कि वो मुंबई जा रही है अपनी बीमार माँ से मिलने, और कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी। तो एक बात बताया जाए कि वो मिलने जा रही है बीमार माँ से, तो उसकी माँ अभी क्षणिक बीमार है। तो ऐसी स्थिति में इल नहीं, क्या होना चाहिए कि शी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर सिक मदर का प्रयोग होना चाहिए, वहां इल मदर नहीं। आंसर नंबर बी। अकर है कि कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, क्षणिक रूप से बीमारी का बात हो रहा है। He behaved gentlemanly when he was asked to take the prize from the hands of the honorable prime minister। कह रहा है क्या कि वो बड़ा सम्मान पूर्वक बिहेव किया, बहुत जेंटलमैन जैसा बिहेव किया जब उससे कहा गया कि प्राइज जाकर लीजिए प्रधानमंत्री के हाथ से। तो देखिए, फिर वही गेम यहां पर जो आप देखे थे, वही पॉइंट आ गया कि ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया। ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता, यहां फिर जेंटलमैन, मैन से मैनली बना दिया तो एडजेक्टिव हो गया। फिर एडवर्ब क्या बनेगा कि ही बिहेव्ड इन जेंटलमैनली मैनर होना चाहिए, तब आपका आंसर ए निकला। चलिए, और बाकी इस पर डिस्कशन, हमने केवल यहाँ क्वेश्चन जो दिखाते हैं आपको, मॉडल्स दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे जनरेट होते हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कहाँ, जब चैप्टर के समापन में आप बात करेंगे। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।